नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन के हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। थिम्पू में भूटान के चौथे नरेश से की मुलाकात। चांग लिमथांग स्टेडियम में आयोजित कालचक्र अभिषेक समारोह में हुए शामिल। भारत भूटान मैत्री संबंध और मजबूत करने पर जोर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गैबोरोन में बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों ने सहयोग और एकजुटता पर दिया जोर। स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्र में सहयोग के लिए हुआ समझौता ज्ञापन। दिल्ली ब्लास्ट केस में हो रहे नए खुलासे। दिल्ली पुलिस ने कार डीलर अमित को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी आई सामने। जांच में जुटी एनआईए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पहुंचे चुनाव आयोग। फर्जी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की उठाई मांग। अधिकारी ने 13,25,000 मतदाताओं के नाम कई सूचियों में शामिल होने का किया दावा। और वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। हर सरकारी अस्पताल में शुरू हो चेस्ट क्लिनिक। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जवाब दाखिल करने को कहा। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। गौरतलब है कि भूटान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 1020 मेगावाट पुनातसांगचू 2 जल विद्युत परियोजना का संयुक्त उद्घाटन किया। साथ ही भूटान के चौथे नरेश जिग्मे सिंगे वांगचुक के 70वें जन्मदिन समारोह में भी प्रधानमंत्री शामिल हुए। इस यात्रा ने भारत भूटान मित्रता को नई मजबूती दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 दिवसीय भूटान यात्रा के अंतिम दिन कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वे एक और जहां कालचक्र अभिषेक समारोह में शामिल हुए, वहीं वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष सहयोग तथा कनेक्टिविटी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भारत भूटान साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा आध्यात्मिक सौहार्द और विकास की ठोस कवायद के समन्वय के नाम रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने थिम्फू में ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में शांति का संदेश साझा किया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बेहद महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन कर भारत और भूटान के बीच ऊर्जा साझेदारी को एक नई ऊंचाई भी दी। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, थिम्फू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच एकजुटता और सहयोग को बढ़ावा देने पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों देश स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। बोत्सवाना वन्यजीव संरक्षण के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में भारत को 8 चीते भी देगा। बोत्सवाना के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बोत्सवाना की पहली राजकीय यात्रा पर हार्दिक स्वागत किया। लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की जांच एनआईए ने तेज कर दी है। एनआईए की टीम कई जगहों पर जांच कर रही है। एनआईए की टीम कार ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंची और ब्लास्ट वाले दिन जहां जो गाड़ियां खड़ी थी उनकी छानबीन की गई। इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किए गए और मालिकों से भी पूछताछ की जाएगी। एनआईए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इन गाड़ियों में से किसी की कड़ी इस कार धमाके से तो नहीं जुड़ी है।
दिल्ली ब्लास्ट केस में लगातार तेजी से जांच जारी है। अब इस मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने अमित नाम के एक कार डीलर को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि सोमवार को लाल किले के पास जिस i20 कार में धमाका हुआ वो कार इसी डीलर से खरीदी गई थी, लिहाजा पूछताछ के लिए अमित को हिरासत में लिया गया है। सोमवार को हुए इस धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए एनआईए को जांच का जिम्मा सौंपा है। अब दिल्ली, फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक दबिश डाली जा रही है और इस घटना के एक एक तार को जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में अब ये कार डीलर पुलिस हिरासत में है। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में अल-फलाह विश्वविद्यालय ने अपनी किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर भूपिंदर कौर आनंद ने इस संबंध में एक आधिकारिक बयान जारी किया और सीधे आपको बोत्सवाना ले चलते हैं। My visit marks an important milestone for our bilateral relations, as it is the first ever presidential visit from India to Botswana. It also assumes significance in view of the approaching 60th anniversary of the establishment of diplomatic ties between our two countries in 2026. This morning, I had a very productive meeting with President Boko, followed by fruitful delegation level talks. Our discussions covered the full range of bilateral, regional, and global issues of mutual interest. We reaffirmed the deep and friendly ties between India and Botswana, founded on shared democratic values and mutual respect. We agreed to expand cooperation in key sectors, including trade and investment, agriculture, renewable energy, health, education, skill development, defense, and digital technology. We witnessed the signing of an important agreement which will help in providing easy access of good quality and affordable Indian medicines to the citizens of Botswana. I also conveyed to President Boko India's decision to send essential ARV medicines as requested by government of Botswana. We are encouraged by the growing participation of Indian companies in Botswana's economic development, particularly in the diamond sector. We have also agreed to strengthen collaboration in sectors such as agro-processing, pharmaceuticals, education, skilling, and capacity building. I conveyed to President Boko India's firm commitment to working closely with Botswana to further deepen our ties, as well as India's commitment to expanding its partnership with the African region, including within the framework of India-Africa Forum Summit. It gives me special pleasure to note that Botswana is to reintroduce cheetahs in India under Project Cheetah. This is a unique wildlife conservation initiative of Government of India which aims to restore the cheetah to India's ecosystems. I must thank President Boko and the people of Botswana to agreeing to send their cheetahs to India. We will take good care of them. Later today, I will have the opportunity to address the National Assembly of Botswana. I also look forward to exchanging views with the Vice President of Botswana, Speaker of the Parliament, and other dignitaries and discuss ways to strengthen cooperation between our two countries. I am also looking forward to interacting with members of the Indian community here who act as living bridge between the two countries. Your Excellency,
Once again, I extend my sincere thanks to you for your gracious hospitality and welcome. I am confident that my visit will further consolidate the multifaceted partnership between India and Botswana and take it to new heights in the years ahead. Thank you. Thank you, Your Excellency, the President of the Republic of India, Srimati Drupadi Murmu, for your statement. At this point, बोत्सवाना से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद दिल्ली एनसीआर और हापुड़ में अलर्ट जारी है। हापुड़ के थाना पिलखुआ पुलिस ने अलग अलग जगहों से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों के पास से 2.5 किलो विस्फोटक और 38 किलो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बरामद हुआ है। हापुड़ के अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि संदिग्धों की चेकिंग के दौरान परतापुर चौराहे पर 2 लोग पकड़े गए जो हरियाणा से विस्फोटक लेकर आए थे। गिरफ्तार लोगों ने अपना नाम शोभित और विजेंद्र बताया जो सीतापुर जनपद के निवासी हैं। इसके अलावा हिंडालपुर पुलिया के पास एक और व्यक्ति के पास से 38 किलो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बरामद हुआ है। आरोपी ने अपना नाम शोएब बताया है। सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और विभिन्न बिंदुओं पर जांच जारी है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ये इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत हाई अलर्ट होकर के जो रोड पर चलने वाले वाहन हैं उनकी और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही है। हमको जनपद हापुड़ में इसके कुछ अच्छे परिणाम मिले हैं जो हम लोगों ने टोल पर चेकिंग करी है या और दिल्ली से आने वाले रास्तों पर चेकिंग करी है। इसमें पिछले दिनों में 3 घटनाएं हमको जो है 3 बरामदगियां हमारे पास हुई। सबसे पहले तो आपने बताया कि जो एसिड की बरामदगी हुई है ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है जो कि प्रथम दृष्टया ये जानकारी मिली है कि जो कांच वगैरह की सफाई में और कांच के काम में जो उसकी डिजाइनिंग में ये प्रयोग में लाया जाता है। तो एक शोएब नाम का व्यक्ति जो कि मुरादाबाद का रहने वाला इसको लेकर के आ रहा था, लेकिन ये कोई इसका लाइसेंस नहीं दिखाया जा सकता और चूंकि ये विष अधिनियम के अंतर्गत इसमें कार्रवाई करी गई है। 35 लीटर बताया गया है डाइल्यूटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, यानी कुछ एसिड और उसमें जो उसको पानी मिला करके डाइल्यूट करते हैं, जैसा कि अभी प्राथमिक रूप से जानकारी हुई है। FIR लिखी गई है और इसमें विवेचना के बाद में सारे तथ्यों की जानकारी होगी। प्रथम दृष्टया ये दिल्ली में पहाड़गंज से लेकर के आ रहे थे और ये कांच के रहने वाला ये व्यक्ति है और हापुड़ में कांच की डिजाइनिंग का कार्य करता है। महाराष्ट्र में आतंकवाद विरोधी दस्ता यानी ATS ने मुंब्रा कौसा में छापेमारी करते हुए शिक्षक इब्राहिम आबिदी को हिरासत में लिया है। ATS की टीम ने इब्राहिम के घर से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं जिनकी तकनीकी जांच की जा रही है। ATS की टीम तलाशी के बाद इब्राहिम को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र ATS ने पुणे से एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। इस मामले में गिरफ्तार संदिग्ध जुबैर जो एक IT इंजीनियर है उससे आतंकी गतिविधियों को लेकर पूछताछ जारी है। जुबैर पेशे से इंजीनियर है और पुणे की एक बड़ी IT कंपनी में कार्यरत था। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अधिकांश मीडिया ने NDA के पक्ष में फैसला आने के दावे किए हैं। बिहार चुनाव को लेकर मीडिया एग्जिट पोल पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी से बात की हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि फैसला NDA के पक्ष में ही आएगा। बिहार की जनता ने ऐतिहासिक अपना मतदान कर दिया है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा पोल हुआ है, लेकिन परिणाम से पहले तमाम जो एग्जिट पोल हैं और उन पर जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी जी है। सर, जिस तरीके से एग्जिट पोल है, आप इस एग्जिट पोल में कितना भरोसा कर रहे हैं, हालांकि ये आपके ही पक्ष में है?
देखिए, भरोसा क्या है ये सब लोग विश्लेषण करते हैं। हर बार चुनाव के पहले, चुनाव के बाद इनकी चर्चा होती है, बाद में समीक्षा होती है और मोटे तौर से सही भी निकलता है। तो इस बार 17 संस्थाओं ने किया, कई बड़े ग्रुप्स ने भी किया, बिजनेस मीडिया ग्रुप्स ने किया। परिणाम सबके सब, ये मेरा नहीं है, ये मोटे तौर से उनका विश्लेषण है। और मुझे लगता है ये विश्लेषण मुख्य रूप से है कि बिहार की जनता ने चयन किया, नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाएंगे या हम राहुल गांधी के पक्ष में जाएंगे, नीतीश कुमार के पक्ष में जाएंगे या फिर हम लालू यादव के पक्ष में। और मोटे तौर से नरेंद्र मोदी, लालू यादव का एक बड़ा तस्वीर बिहार में उभर के आया है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का एक बड़ा तस्वीर उभर के आया है। वैसी स्थिति में विकास बिहार में दिखता है, दिल्ली के लोगों को नहीं दिखता हो। बाहर के लोग अभी भी कहते हैं बैकवर्ड, लेकिन बिहार ऐसा कुछ नहीं है। बिहार एक टेक ऑफ पॉइंट पर है, सब लोगों ने एहसास किया और बिहार के मतदाताओं ने इसे विशेष करके महसूस किया। बिहार में जातीय समीकरण बहुत महत्व रखता है और हर जाति के लोगों का एक कॉम्बिनेशन बनता है। मैं समझता हूं कि बड़ा समीकरण इस बार बिहार में जातियों का, ये थोड़ा अजीब लगेगा सुन करके, लेकिन बिहार में जातियों का समूह जो इस पर तैयार हुआ बहुत पॉजिटिव था और एनडीए के पक्ष में था। इस बार जिस तरीके से मतदान हुआ है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन है और आज़ादी के बाद एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया बिहार के मतदाताओं ने। इसमें जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं, 20 साल के शासन के बाद भी इतना हैवी पोल होना, इसका पॉलिटिकली आप किस तरीके से विश्लेषण करेंगे? मैं समझता हूं कि इंडोर्समेंट है और प्रो इनकम्बेंसी और नीतीश कुमार के प्रशासकीय व्यवस्था, उनकी पकड़ और देश की सरकार का समर्थन, नरेंद्र मोदी जी का समर्थन, ये दोनों समीकरण और नेतृत्व, अभियान, जातीय समीकरण, एक बिहार का विकास, ये सब मिलजुल करके एक माहौल बना बिहार में जो चुनाव जीत की तरफ, एनडीए की जीत की तरफ बढ़ रहा है। थैंक यू सर। तो हमने बात की राजीव प्रताप रूडी जी से, जो साफ कह रहे हैं कि जीत उन्हीं के पक्ष में है और इसमें जो लोगों का जो भरोसा है वो लगातार होने वाले शासन व्यवस्था की वजह से रहा है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। एसआईआर को लेकर चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच फर्जी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी चुनाव आयोग पहुंचे हैं। शुभेंदु अधिकारी आज 37 फाइलों में 13,25,000 मतदाताओं के दस्तावेज लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंचे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ये 13,25,000 वोट कांथी, तमलुक, बीरभूम, पुरुलिया और कूच बिहार लोकसभा क्षेत्रों के कई वोटर लिस्टों में शामिल हैं। भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि टीएमसी राज्य में षड्यंत्र के तहत एसआईआर को लागू नहीं होने देना चाहती है। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले भी टीएमसी इस मुद्दे को लेकर अदालत गई थी, लेकिन वहां से उसे फटकार का सामना करना पड़ा था। तृणमूल का कॉन्स्पिरेसी बंगाल के लोगों के साथ है कि तृणमूल एसआईआर करने नहीं देना चाहते हैं। उनका ये कॉन्स्पिरेसी है। उन लोग का अगर कुछ कहना है तो वो लोग अदालत जा सकते हैं। इसके पहले भी एसआईआर को रोकने के लिए अदालत गए हैं और अच्छा सा थप्पड़ तमाचा मिला। पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है। बिहार के निवासी हाथ उठाकर आशीर्वाद किए हैं एसआईआर को। एसआईआर सांविधानिक इलेक्शन कमीशन द्वारा घोषणा किए गए हैं। 11 राज्यों में हो रहे, बंगाल में भी होगा। 12 नवंबर भारत की मशहूर प्रकृतिविदों में से एक बर्डमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली की जयंती है। पक्षियों के प्रति उनके जुनून ने लोगों को आकाश और वन्य जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उनका किया रिसर्च और पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य आज भी पर्यावरण प्रेमियों के लिए प्रेरणा है। आइए देखते हैं उनका अद्भुत सफर। 1896 में बॉम्बे में जन्मे डॉक्टर सलीम अली का पक्षियों से लगाव बचपन की एक जिज्ञासा से शुरू हुआ, एक पीले धब्बे वाली गोरैया से। जब वे उसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी लेकर गए तो वहां W.S. मिलाट से हुई मुलाकात ने उन्हें पक्षी विज्ञान की दुनिया से परिचित कराया। पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले पहले भारतीय के रूप में डॉक्टर अली ने 6 दशकों तक भारत की पक्षी संपदा पर रिसर्च किया और उनका डॉक्यूमेंटेशन किया। उन्होंने जर्मनी में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी प्रोफेसर स्ट्रेसेमान से प्रशिक्षण लिया, लेकिन जब वे भारत लौटे तो उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। तब उन्होंने खुद ही अपना रास्ता बनाया और भारत की रियासतों में पक्षी सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव रखा। श्री जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो राजस्थान में है,
उनके लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भाई कुछ भी हो ये बचाना चाहिए और सेंचुरी डिक्लेयर होना चाहिए। तो बाद में ये सेंचुरी डिक्लेयर हो गई, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। इसके अलावा केरला में जो साइलेंट वैली है, विच इज़ अ वेरी प्रिस्टाइन हैबिटाट फॉर बर्ड्स की बहुत एक बढ़िया जो एक हैबिटाट है, उनको भी किसी भी तरह हमें संरक्षित घोषित करना चाहिए, वो उनका अभिप्राय था। और उनका ये जो प्रस्ताव था उसको सम्मान देते हुए ये बाद में नेशनल पार्क घोषित हुआ। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को फिर से सक्रिय किया। उनके प्रयासों से राजस्थान, केवलादेव और केरल की साइलेंट वैली जैसी अभयारण्यों की रक्षा संभव हुई। पद्मश्री, पद्म विभूषण और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजे गए डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञान का चेहरा बन गए। उनकी जो सबसे प्रचलित जो बुक है वो बर्ड्स ऑफ इंडिया थी, वो 1941 में वो पब्लिश हुई। सलीम अली को तो हम सब जानते हैं, बहुत उच्च कक्षा के वो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, पक्षीविद थे। डॉक्टर अली का निधन 1987 में हुआ, लेकिन वे एक अमूल्य धरोहर छोड़ गए। उनका शोध और लेखन, विशेषकर द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, आज भी नई पीढ़ियों को मार्गदर्शन देती है। डॉक्टर सलीम अली ने भारत को सिर्फ पक्षियों को देखना नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें समझना और उनकी रक्षा करना सिखाया। डीडी न्यूज के लिए मेघना देव की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर जवाब मांगा है। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि अभी दिल्ली में ग्रेड 3 लागू है, जबकि प्रदूषण के स्तर के हिसाब से ग्रेड 4 लागू होना चाहिए। दिल्ली में कई इलाकों में AQI 450 के पार पहुंच चुका है। एमिकस क्यूरी ने भी स्थिति को बेहद खतरनाक बताया और फर्जी डेटा अपलोड होने की बात कही। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की है। केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के लिए स्वास्थ्य दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने वायु प्रदूषण के चलते बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्गों को उच्च जोखिम की श्रेणी में रखते हुए प्रदूषित क्षेत्रों के सभी सरकारी अस्पतालों में चेस्ट क्लिनिक शुरू करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तर भारत के सभी राज्यों को 33 पन्नों का दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें स्वास्थ्य तंत्र को अलर्ट करते हुए अस्पतालों को विशेष तैयारी रखने के लिए कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है, जो जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। हमें मिलकर एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण बनाने की दिशा में काम करना होगा। स्वदेशी उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने और जनजातीय समुदायों के लिए वित्त एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 12 नवंबर को नई दिल्ली के यशोभूमि में ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। ये आयोजन भारत की विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर है, जहां आदिवासी उद्यमिता राष्ट्रीय विकास की कहानी में केंद्रीय स्थान रखती है। ये कॉन्क्लेव भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती कार्यक्रम का हिस्सा है, जो प्रधानमंत्री के जनजातीय गौरव और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण के अनुरूप है। कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संस्कृति मंत्रालय और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 100 से अधिक आदिवासी स्टार्टअप और सूक्ष्म उद्यमों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। प्रदर्शनी का उद्घाटन जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने किया और इस नई पहल के लिए 12 करोड़ आदिवासियों की ओर से प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अंतस से प्रादुर्भूत ये विविध प्रकार की योजनाएं जनजाति समाज के लिए, जिसमें धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना है, प्रधानमंत्री जनमन है, आदि कर्मयोगी है। जनजाति समाज के द्वारा जो उत्पादित अन्न है, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, ये जनजाति समाज के बंधु बांधव भी अपने परंपरागत और संचित ज्ञान को लेकर वे व्यवसायिक क्षेत्रों में भी पदार्पण करें और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए
वे भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर व्यवसायिक जगत में प्रतिष्ठित हो सकें। इसके लिए ये आज का जो आयोजन है, मैं 12.5 करोड़ मेरे समाज के भाई बहनों की ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस अवसर पर आए उद्यमियों ने भी ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने पर खुशी जाहिर की। मैं लद्दाख से आया हूँ, तो ये जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से दिया है वो बहुत अच्छा है कि ये हमारा जैसे स्टार्टअप को ये तो ऐसा फैसिलिटीज़ देना बहुत अच्छा है। यहाँ से एक्सपोजर शुरू होता है, यहाँ से हमारा मार्केटिंग शुरू होता है, तो हमारा ट्राइबल लोग जितने भी हमारे साथ फार्मर्स हमारे साथ काम करते हैं उन सब के लिए बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ पर आना, हम यहाँ पे नई नई चीज़ें देख रहे हैं कि किस तरीके से हम सेटअप लगाते हैं। इतना दूर हम पहली बार सिर्फ एक बिजनेस कॉन्क्लेव के लिए आए हैं। एज अ बिलोंग्स टू ट्राइबल कम्युनिटी ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है कि हम बिज़नेस प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ आके हमें जो फंडिंग वगैरह चाहिए और हमें कैसे बिज़नेस को बेसिकली रन करना चाहिए उसके बारे में हमें बेनिफिट मिलेगा एज अ ट्राइबल। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।